तो ये एक उनके प्राइवेट इन्वेस्टर्स का और गवर्नमेंट इन्वेस्टर्स का मिल आकर एक 50 रुकनी वफद आया है। पिछले 30 साल में इतना बड़ा वफद सरकारी कभी भी सऊदी अरब का तजारती वफद पाकिस्तान नहीं आया। पीपल्स पार्टी का ख्याल था कि ये हुकूमत चलाई ही नहीं जा सकती, ये हुकूमत चलनी ही नहीं है, ये माशी कोलैप्स हो जाएंगे, पैसे कहीं से आने नहीं है। पीटीए ने वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया कि हम सिम कार्ड्स को ब्लॉक नहीं करेंगे। इससे जो है वो टेक्नोलॉजी पर काफ़ी फ़र्क आएगा। और एस्टेब्लिशमेंट ही इनको बचा रही है, वरना अब तक काकड़ और उनकी कैबिनेट को गिरफ्तार हो जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सौहरवर्दी के साथ। मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरार रियाज़ और हमारे साथ मौजूद हैं आपके पसंदीदा तज्ज़िया निगार मुज़म्मिल सौहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? जी सर, मैं ठीक हूँ और अब लग रहा है कि मुल्की हालात ठीक हो जाएँगे। सऊदी अरब का 50 रुकनी वफ़द पाकिस्तान आ रहा है। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? कैसे देख रहे हैं उनके इस वफ़द को पाकिस्तान आना? देखिए, ये कुछ चौथा इंटरेक्शन है पाकिस्तान और सऊदी अरब का। जो सऊदी इन्वेस्टमेंट 5 बिलियन की वो हुई हुई है प्लेज, उसको मटेरियलाइज करने के लिए। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के तहत सऊदी अरब में भी अब लोगों को समझना चाहिए, वहाँ की हुकूमत अब खुद कोई कारोबार नहीं कर रही। वो सऊदी गवर्नमेंट कहती है बिज़नेस इज़ नॉट गवर्नमेंट्स बिज़नेस। वहाँ इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ हैं, प्राइवेट लोग हैं जो अब कारोबार करते हैं। तो ये एक उनके प्राइवेट इन्वेस्टर्स का और गवर्नमेंट इन्वेस्टर्स का मिल आकर एक 50 रुकनी वफद आया है। पिछले 30 साल में इतना बड़ा वफद सरकारी कभी भी सऊदी अरब का तजारती वफद पाकिस्तान नहीं आया। और ये पहली दफा है 30 साल में बाद पहली दफा है कि सऊदी अरब का इतना बड़ा तजारती वफद जो है वो पाकिस्तान आ रहा है। इसमें सऊदी अरब हम एक्सपोर्ट कैसे बढ़ा सकते हैं, उनके इम्पोर्टर्स आ रहे हैं, फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है और काफ़ी कुछ। काफ़ी उम्मीद है कि इनके इस दौरे के दौरान काफ़ी चीज़ें तय हो जाएँगी। उसके बाद इसके फ़ॉलो-अप में पाकिस्तान का एक ऐसा डेलीगेशन सऊदी अरब जाएगा और फिर मई के महीने में ही मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आएँगे। तो सऊदी जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी हद तक मैच्योर हो गई है और अभी उम्मीद है कि ये जो दौरा है, इसके फ़ॉलो-अप में जो दौरा है, उसके बाद जो एमबीएस का दौरा है, 30 मई तक सऊदी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में मैच्योर हो जाएगी और उस हवाले से एग्रीमेंट साइन हो जाएँगे। ये बड़ा कारनामा है। आप देखें, इस मुल्क हुकूमत की माशी कारकर्दगी की वजह से ही आज पीपल्स पार्टी जो है वो वज़ारतें लेने के लिए बेताब है। वरना 2 महीने पहले जब ये हुकूमत बन रही थी, तो पीपल्स पार्टी कहती थी हमने वज़ारतें नहीं लेनी। क्योंकि तब पीपल्स पार्टी का ख़्याल था कि ये हुकूमत चलाई ही नहीं जा सकती, ये हुकूमत चलनी ही नहीं है, ये माशी कोलैप्स हो जाएँगे, पैसे कहीं से आने नहीं है, बिजली गैस और महँगी करनी पड़ेगी, अनपॉपुलर होने दें नून लीग को, हम इनकी अनपॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाएँगे। लेकिन अब 2 महीने बाद पीपल्स पार्टी को ये अंदाज़ा हो गया है कि शहबाज़ शरीफ ने तो हुकूमत चला ली है। सऊदी इन्वेस्टमेंट भी मुमकिन हो गई है, काफ़ी हद तक मैच्योर हो गई है। आईएमएफ से भी डील 1.1 बिलियन डॉलर आ गया है और बाकी जो है उसके लिए मुआहदा होने जा रहा है, बाकी सीपैक पे भी काम हो रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाइपलाइन में हैं जिससे पाकिस्तान में इकोनॉमिक रिवाइवल है। पीआईए की निजकारी फाइनलाइज़ हो गई है। पीपल्स पार्टी ने काफ़ी रोकने की कोशिश की है, लेकिन मेरी इत्तलात के तहत पीआईए की निजकारी भी मई में फाइनल हो जाएगी और किसी लोकल इन्वेस्टर को ही दे दी जाएगी। तो इस तरह की इकोनॉमिक फ्रंट पर ये सऊदी विजिट के साथ-साथ हुकूमत की ऐसी कारकर्दगी है कि अब एक उम्मीद की किरण पैदा हुई है माशी कारकर्दगी के हवाले से कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक रिवाइवल हो सकता है। इस तनाजुर में अब पीपल्स पार्टी दोबारा वज़ारतें माँग रही है कि ये तो बड़ी हमसे ट्रेन मिस हो गई है, इस हुकूमत ने तो डिलीवर कर देना है, तो हम इसका हिस्सा नहीं हैं और 5 साल बाहर बैठने का क्या फ़ायदा है? तो इस सब तनाजुर में पीपल्स पार्टी वज़ारतें माँग रही है, लेकिन फ़िलहाल मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी को वज़ारतें देने का भी कोई मूड नहीं है। बल्कि मुस्लिम लीग नून का ख़्याल है कि अगर उनको वज़ारतें दी तो हमारी कारकर्दगी ख़राब हो जाएगी। जो काम हम कर रहे हैं वो रुक जाएँगे, वो काम को होने नहीं देते बल्कि मसाइल पैदा करते हैं। तो इसलिए मेरे ख़्याल में फ़िलहाल सऊदी अरब की और बाकी इन्वेस्टमेंट्स तो मैच्योर होंगी, लेकिन पीपल्स पार्टी को ट्रेन मिस होने का बड़ा गम लग गया है। सर, यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी जैसा कि आपने अभी ज़िक्र किया कि पीपीपी की जानिब से काफ़ी कोशिशें की गई, पीआईए की निजकारी को रोकने के लिए, तो वो ऐसा क्यों चाहते हैं? अंदर की बात क्या है? उनको क्या कोई फ़ायदा है इससे? पीपल्स पार्टी का एक नज़रियाती स्टैंड है, वो
निजकारी के खिलाफ और वो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं। असल में पीपल्स पार्टी ने भुट्टो ने नेशनलाइजेशन की थी, जिसके आज जो एक गलत इकोनॉमिक पॉलिसी आज साबित हो गई है कि जिन भी इदारों को नेशनलाइज किया गया उनमें से कोई भी नहीं चल सका, और हमने अच्छे भले चलते इदारों को नेशनलाइज करके खराब कर दिया। जितनी फैक्ट्रियां नेशनलाइज की गई वो सब बंद हो गई, जितने इदारे नेशनलाइज किए गए वो सब बंद हो गए, घाटे में चले गए। तो नेशनलाइजेशन तो पाकिस्तान की तबाही की पॉलिसी साबित हुई। लेकिन अब उसके साथ साथ जो निजकारी की रुकावट है वो भी ऐसी बात है, कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं होती। यहाँ प्राइवेट आदमी का पार्टी का कंट्रोल होता है या नहीं होता है। आप ठीक है कि आप मेजॉरिटी शेयर्स जो है वो कर दें और गवर्नमेंट अपने माइनॉरिटी शेयर्स रख ले, लेकिन आपको प्राइवेट पार्टनर को मुकम्मल ऑटोनॉमी देनी पड़ती है। पीआईए में भी कुछ शेयर्स तो हुकूमत अपने रख लेगी, लेकिन मैनेजमेंट और मेजॉरिटी शेयर प्राइवेट पार्टनर को देने पड़ेंगे। पीपल्स पार्टी का इस हवाले से शोर जो है वो फौज ने काउंटर किया और उन्हें शट ऑफ कॉल दी है कि आपने निजकारी की राह में रुकावट नहीं डालनी, वरना बिलावल ने काफी बयानात देने शुरू किए थे और उनका ख्याल था कि वो इस पर हुकूमत को फंसा लें। लेकिन चूंकि फौज साथ है, एसआईएफसी साथ है, लिहाजा पीपल्स पार्टी की ये गेम कामयाब नहीं हो सकी। और मुस्लिम लीग नून का यही मौकफ है कि अगर वो लोग कैबिनेट में आ गए तो फिर कैबिनेट से भी कुछ पास नहीं होने देंगे, लिहाजा ये मसाइल रहेंगे। सर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि पीटीए ने वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया है कि हम सिम कार्ड्स को ब्लॉक नहीं करेंगे। इससे जो है वो टेक्नोलॉजी पर काफी फर्क आएगा। मुल्क हमारा पीछे चले जाएगा। 5 लाख सिमें कोई छोटा नंबर नहीं है। तो आप इस इनकार को कैसे देखेंगे? देखिए, इससे पहले ना पाकिस्तान में बगैर बायोमेट्रिक के सिम कार्ड जारी किए जाते थे। इसका जो दिल चाहता था, जगह जगह लोग सड़कों पर सिम कार्ड बेचने के लिए बैठे होते थे, और मैं चाहे 10 सिम कार्ड ले लूं, चाहे 5 सिम कार्ड ले लूं, और सिम कार्डों की फरोख्त की एक खुली सेल थी। फिर जब नेशनल एक्शन प्लान आया तो हमने ये फैसला किया कि बगैर बायोमेट्रिक के कोई सिम नहीं चलेगी, और हमने देखा कि जिन लोग, जैसे मेरे पास पुरानी सिम है तो मैंने जाके बायोमेट्रिक कराया, क्योंकि मैंने अपना मोबाइल चलाना था। जिन लोगों ने बायोमेट्रिक नहीं कराया या जो मरे हुए लोगों के नाम पर सिम चला रहे थे, उनकी सिमें बंद हो गई, क्योंकि हमने सिमों को रेगुलेट करने का फैसला किया और सिमों के रेगुलेशन के जो नतीजे थे वो अच्छे साबित हुए। जो लोग अब ये कह रहे हैं कि जी खवातीन के पास जो मोबाइल है वो उनके खावंदों के नाम है, और खावंद अगर फाइलर नहीं है तो बेगम को नुकसान होगा। भाई, घर में वो अपनी फाइलर में लिखेगा कि बेगम मेरी डिपेंडेंट है, तो बेगम को डिपेंडेंट लिखेगा तो सिम चल जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये मोबाइल कंपनियों का गलत मौकफ है, और हुकूमत को इसमें नरमी नहीं दिखानी चाहिए। मैं तो इस बात के भी हक में हूँ कि जिसका 10,000 रुपए से ज्यादा बिजली का बिल आता है वो भी फाइलर होना चाहिए, गैस का बिल है वो भी फाइलर होना चाहिए, और जिसका अगर मोबाइल बिल भी 2-3 हजार रुपए से ज्यादा है उसको फाइलर होना चाहिए। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई ये जोंग या जो मोबाइल कंपनियों के मौकफ में या पीटीए के मौकफ में कोई जान है। अगर इसमें कोई कानूनी सुकम है तो हुकूमत को वो कानूनी सुकम दूर करना चाहिए और सिमें बंद करनी चाहिए। सिम कारोबार का एक बहुत बड़ा जरिया है, लोग बहुत कारोबार इसमें जायज कैश इजी पैसा के जरिए पैसे आते जाते हैं। लोगों ने खोला हुआ है अपना अकाउंट, आप वैसे बैंक में जाएं तो और तरह अकाउंट खुलता है। तो मेरे ख्याल में ये मोबाइल सिम में नॉन फाइलर्स की बंद होनी चाहिए, उनके बिजली भी कटनी चाहिए, उनके गैस भी कटनी चाहिए। और हम जब तक पाकिस्तान का टैक्स नेट वाइड नहीं करेंगे, हम कब कह रहे हैं कि जिसका 1,000 रुपए से कम बिल है उसकी बंद कर दें? भाई, जिसका 2-3 हजार रुपए बिल है उसकी बंद करें। जिसका मैं जो 5,000 मोबाइल का बिल दे रहा है वो क्यों नहीं टैक्स फाइलर है? जिसका घर का बिल 10,000 रुपए है वो क्यों नहीं टैक्स फाइलर है? तो इसलिए मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान में जो रेड टेपिज्म है, एक इदारा दूसरे इदारे की नहीं मानता। अब एफबीआर की पीटीए ने मानने से इनकार कर दिया है, लिहाजा पीटीए के मौकफ में जान नहीं है। सिमें भी बंद होनी चाहिए, बिजली भी कटनी चाहिए, गैस भी कटनी चाहिए। जब अगर बायोमेट्रिक के बगैर सिम नहीं चल सकती तो फाइलर होने के बगैर भी नहीं चलनी चाहिए। लोग जाएंगे अपनी रिटर्न फाइल कराएंगे, ऐसी कौन सी बात है? रिटर्न फाइल करना कौन सा इतना मुश्किल काम है? क्या आप कहें कि जी इसके बगैर काम चलेगा ही नहीं, तो रिटर्न तो फाइल करनी पड़ेगी। सर जैसा कि भी आपने बिजली के बिलों का जिक्र किया तो लेकिन अक्सर औकात तो पाकिस्तान में ऐसा होता है कि जो बहुत ही गरीब और नादर तबका होता है उसको भी काफी बिल दे दिए जाते हैं। जी, ओवर बिलिंग की शिकायत अपनी जगह मौजूद है। एफआईए ने ओवर बिलिंग पे कुछ लोगों को
पकड़ा भी है। अब हुकूमत ने ये कहा है कि ओवर बिलिंग पे एफआईए नहीं पकड़ेगी, नेपरा पकड़ेगी। मैं समझता हूँ जैसे हमें बिजली चोरी का सद्देबाप करना चाहिए, जो चोरी करता है वो मुजरिम है, ऐसे ओवर बिलिंग पर भी सख्ती होनी चाहिए। जो जो जिसका जायज़ बिल है उसे लिया जाना चाहिए। ये जो डिस्कोज़ के लोगों ने अपना लॉस पूरा करने के लिए ओवर बिलिंग करते हैं ताकि अपनी कारकर्दगी दिखाएँ, ये भी उतने ही कौमी मुजरिम हैं जितने बिजली चोरी करने वाले कौमी मुजरिम हैं, इनसे भी कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। जैसे बिजली चोर से कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, वैसे ओवर बिलिंग वाले से भी कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया सर, अब आगे बढ़ेंगे सियासी मंजरनामे से एक खबर शामिल करेंगे अहम। अब तो जैसे कहना जंग छिड़ चुकी है। फॉर इंस्टेंस के अनवारुल हक काकड़ को अब बचाने की भरपूर कोशिशें शुरू कर दी गई हैं, स्पेशली गंदम स्कैंडल में। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? अंदर की बात क्या है? क्या कोई बहुत ही बड़ा नाम इसके पीछे मुलव्विस है जो कि अया हो जाएगा अगर अनवारुल हक काकड़ को बचाया नहीं गया तो? असल में निगरान काबीना और जो है वो इसमें मुलव्वस है और निगरान जितने वज़ीर थे वो सारे एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से लगे हुए थे, ये सारे फ़ौज के टाउट थे। कोई भी मेरा मतलब है इनमें पॉलिटिकल आदमी तो था नहीं। जिन्होंने भी सूबाई हुकूमतें भी एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी की थी। एस्टेब्लिशमेंट ने अपने लोगों को ही लगाया था, लिहाज़ा आज जो ये गंदम का स्कैंडल है, इसकी ज़िम्मेदार कोई मौजूदा हुकूमत तो नहीं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेट है जिसके टाउट निगरान हुकूमत में थे। वो देखो ना काकड़ कहता है मैं फ़ॉर्म 47 की कहानी बता दूँगा, भाई तू गंदम की कहानी बता। तुझसे गंदम की कहानी पूछते हैं तो फ़ॉर्म 47 की कहानी बताने लग जाता है। भाई आप बताएँ आपने गंदम क्यों इम्पोर्ट की? भाई आप बताएँ आपको नहीं पता था, किसने आपको मिग मि आप बजाए इसके कि मुल्ज़िम का नाम बताएँ और कहें कि ये किसकी वजह से हुआ है, आप किसानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है। असल में इन सबको फ़ौज का शेल्टर है, जीएचक्यू का शेल्टर है, ये जीएचक्यू के लोग हैं। और इनको अब है कि जीएचक्यू हमें बचा लेगा, ये सब जीएचक्यू के चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि ये फ़ौज ने ही इनको लगवाया था, एस्टेब्लिशमेंट की निगरान हुकूमत थी। एस्टेब्लिशमेंट अपनी तरफ से ये हीरे तलाश करके लाई थी और फिर कहते हैं कि इन हीरों के बारे में कोई बात ना की जाए, ये बड़े कमाल के हीरे थे, ये हीरे ये हैं जो आपने ढूँढे कि ये पाकिस्तान को चलाएँ। तब लोग हमें कहते थे बड़ी आइडियल कैबिनेट मिल गई है, इसको 2 साल दे दें पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। इन्होंने 6 महीने में पाकिस्तान की ज़राअत का जो हाल कर दिया, किसान को रुला दिया है, इनको 2 साल देते थे, ये पाकिस्तान को लुट के खा जाते, भूख-शोधों का ग्रुप टक्कर गया था हमें। तो लिहाज़ा मैं समझता हूँ कि इनको एस्टेब्लिशमेंट ही इनको बचाना चाहती है और एस्टेब्लिशमेंट ही इनको बचा रही है, वरना अब तक काकड़ और उनकी कैबिनेट को गिरफ्तार हो जाना चाहिए। सर, काकड़ की जानिब से ये भी कहा गया है कि वो तमाम लोग, ब्यूरोक्रेट्स खास तौर पर और सूबाई वुज़रा जिन्होंने हमें रिपोर्ट पेश की थी कि हमें गंदम चाहिए, वो तमाम के तमाम लोग अभी भी हुकूमत में मौजूद हैं, तो उनको भी इन सवालात और जवाबात का ये जो सेशन है इसमें लेके आना चाहिए। उनकी पूछताछ भी होनी चाहिए क्योंकि वो तो अपने सरकारी ओहदों में विराजमान है अभी भी। ये बच्चे का चूचा था, इसको सारों ने मिसगाइड कर लिया। ये इतना नाअहल आदमी हमने ऊपर बिठाया हुआ था जिसको सारों ने मिसगाइड कर दिया, इसको नहीं पता था गंदम की प मतलब आप मेरी बात समझें। अपनी नाअहली छुपाने के लिए लोगों पर ज़िम्मेदारी डाल रहा है। भई आप वज़ीर-ए-आज़म थे, आप ज़िम्मेदार हैं। आप पहले खुद तो ज़िम्मेदारी कबूल करें कि लोग मुझे बेवकूफ़ बना गए, पागल बना गए या मैं नाअहल था। कुछ तो था ना कि लोगों ने आपको बेवकूफ़ बना लिया और आपसे इम्पोर्ट करा ली। आप कैसे उस कैबिनेट के इजलास की सदारत कर रहे थे जिसमें इम्पोर्ट का फैसला हुआ? वैसे तो आप बड़ा दानिश्वर बनते हैं, बच्चों को भी डाँटते हैं, हर सवाल का जवाब आपके पास मौजूद है। ये सवाल पूछें तो आप दूसरे लोगों पे ठीक हो गया तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।